हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे इश्क मासूम है का लास्ट पार्ट 5। बताओ मुझे अलमीरा, क्यों रो रही हो? मैंने गुस्से से कहा। आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप होते कौन हैं मुझसे पूछने वाले? आप मेरे कुछ नहीं लगते जो मैं आपको वजह बताऊं। मेरी बात सुनकर दानिश कहने लगा, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ तुम अच्छी तरह से जानती हो, और जिस लहजे में आज मुझसे बात की है तुमने आइंदा की तो मैं उनके गुस्सेनाक लहजे से डर गई थी। मैंने खौफ से अपनी आंखें बंद किए। वो कहने लगा, जल्दी से तैयार हो, तुम्हारी अम्मी ने दावत पर बुलाया है और हम जाएंगे। मैंने नहीं में सर हिलाया। मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा ये कहना था कि इसका लहजा बुलंद हुआ। अलमीरा, वो चिल्लाए थे। मुझे लगा मेरा सांस सीने में अटका हुआ है। 10 मिनट में चेंज करके बाहर आओ, और मेकअप ना भी करो तो चलेगा, पर कर भी लो तो कोई ख़ास फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं। ऐसे ही रहोगी जैसी हो। यह कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। मैं क्यों जाऊँ? मुझे नहीं जाना। मैं बेड पर जाकर बैठ गई। अपने आंसू साफ करने लगी। क्या समझते हैं खुद को? इतनी ही बुरी लगती हो तो मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? मैं अभी भी रो रही थी। अलमीरा, कितनी देर लगेगी तुम्हें? बाहर से दानिश की आवाज़ आई। मैं जल्दी से खड़ी हुई, अलमारी से कपड़े निकाले और बदलने के लिए, और सचमुच बिना मेकअप के बाहर आ गई। मेरी ताई अम्मा ने देखा तो कहने लगी, बेटा ये क्या है? मेकअप तो कर लो, ज्वेलरी पहनो, ऐसे जाओगी अपनी अम्मी के घर? मैंने कहा, रहने दे ताई अम्मा, मैं तैयार हो भी जाऊँ तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। रहूँगी तो ऐसी ही काली कलौटी बस शक्ल। मेरी बात सुनकर ताई ने मुझे हैरत से देखा, फिर कहने लगी, अलमीरा, किसने कहा तुमसे कि तुम बस शक्ल हो? इतनी प्यारी तो हो। मैंने कहा, नहीं ताई अम्मा, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं क्या हूँ मेरा आईना मुझे अच्छे से बता देता है। मेरी ताई अम्मा मुझे कमरे में ले गई, सोने की ज्वेलरी दी कि ये पहनो, सोने का कंगन दिए। कहने लगी, ये ख़ानदानी कंगन है, मेरी सास ने मुझे पहनाए थे क्योंकि मैं उनकी बड़ी बहू थी, और हमारे ख़ानदान की तुम बड़ी बहू हो, अब ये तुम्हारे हैं। फिर मुझसे कहने लगी, अच्छे तैयार हो जाओ, इलियास तुम्हें देखेगा तो खुश हो जाएगा। मैं ताई अम्मा के कहने पर तैयार हुई थी। कमरे से बाहर निकली तो दानिश मेरा ही मुंतज़िर खड़ा था। मैं नीचे उतर गई। मेरे पीछे ही दानिश भी सीढ़ियाँ उतरे, मगर आखिरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते मेरा हाथ पकड़ चुके थे। लेकिन मैं छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर उनकी गिरफ्त मजबूत थी। फिर मेरे करीब होकर कहने लगे, तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। यह कहकर मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। मेरी माँ हम दोनों को देखकर हमारे पास आ गई थी। दानिश के सर पर प्यार दिया। मेरे बाप भी वहीं बैठे थे। चेहरे से लग रहा था अभी भी ठीक नहीं है, मगर उठ हमारे पास आए थे। दानिश को गले लगाया। कहने लगे, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे, लेकिन यकीन करो तुम्हें देखकर मेरा मान और भी बढ़ गया है। फिर मुझे अपने साथ लगाया। कहने लगे, कैसी है मेरी बेटी? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक। मेरे वालिद दानिश से भी बातें कर रहे थे। ज़ियान और अतीका को बिल्कुल नज़रअंदाज किए हुए थे। फिर मेरी वालिदा से कहने लगे, अरे भाई, कहाँ रह गई हो? दामाद आया है, अभी तक कुछ ठंडा नहीं लाई हो तुम। वह किचन में मसरूफ़ थी। मेरी वालिदा ट्रे में जूस रख कर ले आए। फिर कहने लगी, बेटा लो दानिश। जूस का गिलास पकड़ा। फिर कहने लगा, चची मैं आपका बेटा हूँ, दामाद नहीं, प्लीज़ मुझे बेटा ही रहने दें, दामाद कहकर शर्मिंदा ना करें। फिर मेरे वालिद के हाथ पर हाथ रखा। चचा, आप मेडिसिन तो वक्त पर ले रहे हैं ना? वह कहने लगे, हाँ बेटा, तुम्हारी चची मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मैं अम्मी के पास किचन में चली गई। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने में उनकी मदद की। खाने के दौरान भी मेरे वालिद खुद दानिश की प्लेट में खाना डालकर दे रहे थे। ज़ियान को तो उन्होंने पूछा तक नहीं था। ज़्यादा अहमियत मुझे और दानिश को दी थी। खाने के बाद हम लोग ऊपर आ गए। शुक्र था मेरे घर वालों के सामने दानिश का रवैया ठीक था। कमरे में आते ही मैंने कपड़े बदल लिए, मुंह रगड़कर धोया और तकिया उठाकर ज़मीन पर रखकर लेट गई। अपना रुख भी दूसरी तरफ कर लिया और सो गई। अगले रोज़ मेरे ताया अब्बा कहने लगे कि हैदराबाद में उनके चचा के पोते की शादी है, सब लोग जाएंगे, सबको ही बुलाया है, बहुत शानदार शादी करनी है उन्होंने। बेटा, तुम और दानिश भी तैयार हो जाना। लेकिन दानिश ने मना कर दिया। पापा, मुझे ऑफिस के कुछ ज़रूरी काम है, मैं नहीं जाऊंगा। आप अलमीरा को साथ ले जाइएगा। ताई अम्मा कहने लगी, तुम क्यों नहीं जा रहे हैं? कितना बुरा लगेगा बेटा कि वो अकेली जाएगी। सब लोग जा रहे हैं, तुम भी साथ जाओ। मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अम्मी कह तो दिया मुझे नहीं जाना, और प्लीज़ मेरा खाना आप खुद बना के जाइएगा, मुझे किसी और के हाथ का खाना नहीं खाना। यह कहकर वो ऑफिस चले गए। ताई अम्मा कहने लगी, बेटा तुम तैयार हो जाओ, 2 घंटे में हमें निकलना है। नहीं ताई अम्मा, मुझे नहीं जाना, आप लोग जाएं। मैंने भी मना कर दिया। मैं क्यों अकेली सबको
फेस करूं? मेरा क्या कसूर था? ताई अम्मा कहने लगी, बेटा अकेले घर पर क्या करोगी? सब लोग जा रहे हैं। मैंने कहा मैं रह लूँगी, अब मेरी फ़िक्र मत करें। वहाँ सब लोग मुझसे सवाल करेंगे कि अकेले क्यों आई हो, और मैं बार बार ये झूठ नहीं बोल सकती कि मेरे शौहर को मेरे साथ आना जाना पसंद नहीं। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। ताई अम्मा भी समझ गई थी, इसलिए वो दोबारा मुझसे कुछ नहीं कहा। दानिश के लिए वो खाना खुद बना कर गई थी। जब सब लोग जा रहे थे तो मैं खिड़की के पास ही खड़ी थी। अतीका बेहद प्यारी लग रही थी, रंगत पहले से ज़्यादा खिल गई थी। जियान जानबूझकर उसके बालों के कलेक्टर उतारकर उसके हाथ में पकड़ा रहा था। जाने मन बालों को ऐसा खुला रहने दो, ऐसी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। सब लोग तैयार होकर ही गए थे, क्योंकि जब तक उन्होंने पहुंचना था शादी का फंक्शन शुरू हो जाता था। अच्छा ही हुआ मैं नहीं गई, वरना इन दोनों को देखकर मैं दोहरी असीयत से गुजरती। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। काश कि मैं दानिश भाई से शादी से इनकार कर देती, अगर बाबा की तबीयत ख़राब ना होती। वह एक बेहद शख्स है। आई हेट हिम। रात के 8 बज गए थे। मैं खाना भी खा चुकी थी, लेकिन दानिश अभी तक वापस नहीं आया था। 9 बजे बारिश शुरू हो गई। काफ़ी देर मैं खिड़की से बाहर बारिश को बरसते हुए देखती रही। जियान के बच्चे छोड़ो मेरा हाथ, मुझे डर लगता है, मैं बारिश में नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाओगी, सब बारिश में नहा रहे हैं, चलो ना अलमीरा। वो ज़बरदस्ती मुझे बारिश में ले जा चुका था, जहाँ पहले से अतीका और अफशीन नहा रही थी। कभी कभी इंसान की आंखें कितना बड़ा धोखा खा जाती हैं। सामने से मोहब्बत दिखाने वाला शख्स अंदर से कैसा होता है पता ही नहीं चलता। मैंने एक गहरी सांस ली। रात के 12 बज चुके थे, मगर दानिश अभी तक नहीं आया था। अब मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी थी। अभी तक क्यों नहीं आया था? फ़ोन में उसे करना चाहती थी, पर कर देती तो मुझे जली कटी ही सुना था। एकदम से लाइट चली गई और बारिश भी तूफ़ान का रूप अख्तियार कर चुकी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे डर लग रहा था। पूरे घर में सिर्फ मैं अकेली थी। अब मुझे डर लगने लगा। दिल में दुआएं कर रही थी कि दानिश वापस आ जाए, कम से कम वो तो होगा मेरे पास। उसी वक्त बादल बहुत ज़ोर से गरजा था। मैं बुरी तरह से काँप गई। ऐन उसी वक्त मुझे लगा जैसे दरवाज़ा बज रहा हो। मेरी जान निकली थी, क्योंकि दानिश के पास तो बाहरी दरवाजे की चाबी थी। मैं लॉन्च में थी जब मुझे खड़ाक की आवाज़ आई, जैसे कुछ टूटा हो। शायद कोई शीशे की चीज़ टूटी थी। मेरी जान निकली थी। शायद कोई चोर अंदर आ चुका था। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई थी। दरवाज़ा बंद किया। मेरा दुपट्टा तक बाहर गिर चुका था। मैं अलमारी के पीछे छुप गई। बिजली चमक रही थी, बादल बहुत ज़ोर से गरज रहे थे और खौफ के मारे मैं रोने लगी। मैंने सबसे पहले ताई अम्मा को फ़ोन किया। मैं रो रही थी, मगर दूसरी जानिब बहुत शोर था, ढोल बज रहे थे। अलमीरा बेटा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? ताई अम्मा मैं रोने लगी। बाहर मुसलसल कुछ टूटने की आवाज़ें आ रही थी। मेरी जान निकल रही थी। हाँ बोलो अलमीरा, आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही है, यहाँ बहुत शोर है। ताई अम्मा घर में चोर घुस आए हैं, मैं घर पर अकेली हूँ, प्लीज़ आप लोग वापस आ जाएं। मैं रोते हुए कहने लगी। क्या वो कुछ परेशान हुई? दानिश कहाँ है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, वो नहीं आए हैं घर, प्लीज़ मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर मुझे लगा मेरे कमरे के दरवाजे पर ज़ोर से किसी ने कुछ मारा। फ़ोन मेरे हाथ से छूटा था। मुझे लगा अब कोई अंदर दाखिल होगा। मेरा फ़ोन गिरते ही बंद हो चुका था। मैं अलमारी के कोने से उठकर बेड के नीचे छुप गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने अपने मुंह में दुपट्टा देकर अपनी सिसकियों का गला घोटा था कि कहीं मेरी आवाज़ सुनकर किसी को यह ना लगे कि मैं घर पर मौजूद हूँ। बाहर से बेलों के गुर्राने की आवाज़ भी आ रही थी। तभी फिर से किसी ने दरवाजे पर जोर की ज़रब मारी थी। मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी। आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। उसी वक्त बादल इस जोर से गरजा जैसे कहीं बिजली गिरी हो। मुझे लगा मेरी रूह फना हुई है। मैं इतना डर गई थी कि लग रहा था खौफ से मर जाऊंगी। अलमीरा, दानिश की आवाज़ मुझे सुनाई दी तो मेरे आंसुओं में रूहानी आई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। दुपट्टा भी मुंह से हटा लिया, लेकिन बाहर न आई। अलमीरा, वो चिल्लाया था। फिर कमरे का दरवाज़ा खुला। एक टॉर्च लाइट की रोशनी कमरे में आई थी। अलमीरा, कहाँ हो तुम? मैंने जवाब ही नहीं दिया। कैसा खुदगर्ज इंसान था। मोबाइल यहाँ गिरा हुआ है, दुपट्टा बाहर है, कहाँ है ये लड़की? अलमीरा, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। फिर कमरे से बाहर चला गया। मैं अभी भी मुंह पर हाथ रख के रोए जा रही थी। अम्मी, वो यहाँ कहीं नहीं है, और आप लोग उसे क्यों अकेला छोड़ कर गए? अजीब सी लापरवाह हैं आप लोग, उसने कहा, और आपसे अकेला छोड़ दिया? मुझे क्या पता कि आप आपके साथ नहीं गई। मैं अपने दोस्तों में था। अब बताएं कहाँ ढूंढूं मैं उसे? फिर से मैं रो रही थी। वो शायद कमरे से बाहर खड़ा बात कर रहा था। मेरी सिसकियाँ सुनकर उसने फ़ोन बंद किया।
अलमीरा, तुम यहाँ हो। उसने फिर से रोने लगी। अब टॉर्च लाइट मेरे मुंह पर पड़ी थी। वह बेड के नीचे टॉर्च मार चुका था। मुझे देखकर कहने लगा, बाहर आओ, यहाँ क्यों छुपी हुई हो? पागलों की तरह मैं तुम्हें पुकार रहा था, आवाज़ें नहीं आ रही थी मेरी। बाहर आओ। आगे बढ़कर उसने मेरी कलाई पकड़ी। मैं बाहर आ गई। मुझे खड़ा करके कहने लगा, अम्मी के साथ क्यों नहीं गई थी? घर पर अकेले क्या कर रही थी? वह चिल्ला कर बोला था। मैंने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे धक्का दिया। तुम्हारी वजह से, समझे? किस चीज़ की सज़ा दे रहे हो मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बताओ मुझे, मैं क्यों सबको अकेला फेस करूं? दानिश, मेरा कसूर क्या है? क्या मैंने शादी से इनकार किया था? क्या मैंने ख़ानदान की इज्जत को नीलाम किया था? क्या था मैंने जो तुमने मुझे इस सज़ा देते आ रहे हो? मैं शायद ज़ब्त करके थक चुकी थी। मोहब्बत अतीका ने की। शादी की रात तमाशा उसने लगाया और खुश भी वो है। वो मेरे करीब आया था। मैं रोए जा रही थी। रोते रोते मेरी हिचकी बंद गई थी और मैं क्या जहाँ सबकी रजामंदी थी वही मंगनी कर ली। ज़ियान ने मोहब्बत का नाटक रचाया। मैंने चुपचाप सह लिया, कुछ नहीं कहा। अगर कुछ नहीं कहा तो क्या मुझे तकलीफ़ नहीं हुई थी? क्या तकलीफ़ सिर्फ तुम्हें पहुँची थी? क्या मोहब्बत में धोखा सिर्फ तुम्हें मिला था दानिश? अगर तुम्हें मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं थी और तुमने ताया अब्बा के प्रेशर में मुझसे शादी की थी, तो मैंने भी अपने बाप के खातिर ही ये फ़ैसला किया था। अगर उनका बीपी सूट ना करता तो मैं इनकार कर देती। मुझे कोई शौक़ नहीं था ज़बरदस्ती तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होने का। मेरी ज़िंदगी को सज़ा क्यों बना कर रख दिया है तुमने? मैं पूरी कुव्वत से चिल्ला रही थी, रो रही थी। उसने मेरे बाजू पर हाथ रखा और कहने लगा, रिलैक्स। काफ़ी धीमे लहजे में वो बोला था, लेकिन मुझ पर शायद कोई जुनून छाया था। मैंने उसका हाथ झटक दिया। हाथ मत लगाओ मुझे, आई हेट यू। अगर तुम्हें मुझसे नफ़रत है तो मैं भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, समझे तुम? मैं काली अतीका की तरह खूबसूरत नहीं हूँ, गोरी नहीं हूँ, लेकिन मैंने खुद अपने आप को ऐसा नहीं बनाया। अगर मेरे अख्तियार में होता तो दुनिया की सबसे हसीन लड़की बन जाती, ताकि वो ज़ियान का बच्चा मुझे यूँ छोड़कर न जाता जिसे मैंने बचपन से चाहा था। मुझे यूँ धुतकार कर चला गया जैसे मैं बेवकात सी चीज़ हूँ। मैं रोए जा रही थी, जैसा अपना रंग रूप मैंने खुद बनाया हो। ठीक है, हूँ मैं बदसूरत, लेकिन बदकिरदार नहीं हूँ। इतनी ही बुरी लगती हूँ तो तुम भी छोड़ के जा सकते हो मुझे। मैं मर नहीं जाऊंगी। उसके पास जाकर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था, जब ज़ियान के ठुकराने पर जिंदा हूँ तो तुम्हारे ठुकराने पर भी नहीं मरूंगी। खुदा के लिए दानिश, मुझे छोड़ दो, मगर मुझे पल पल की सज़ा मत दो, क्योंकि मेरा कसूर नहीं है। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। तुम्हें नहीं अच्छी ना तो ना सही, लेकिन मुझे इस जुर्म की सज़ा मत दो जो मैंने किया ही नहीं। रो रो के मेरा हलक खुश्क हो चुका था। मेरे दोनों हाथ जोड़ के उसने पकड़ लिया, फिर मुझे बेड पर बैठा दिया। मेरे लिए पानी लेकर आया। रो रो के मैं बेहाल हो चुकी थी। मेरे पास बैठकर मुझे पानी का गिलास दिया, पियो इसे। मैंने पानी के बस चंद घूंट पिए थे। मेरे बहते आंसू मेरे रुखसार से साफ करने लगा, लेकिन मैंने हाथ पीछे कर दिया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी। इसी वक्त मुझे ताई अम्मा की आवाज़ आई, अलमीरा। मैं भागती हुई कमरे से बाहर गई। ताया अब्बा और ताई अम्मा शायद शादी छोड़कर वापस आ चुके थे। मैं ताई अम्मा के साथ लगकर रोने लगी। अलमीरा, मेरी जान, क्या हुआ था? चोर आ गए थे। ताई अम्मा मेरा दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं रोते हुए बताने लगी। तब तक दानिश भी कमरे में से बाहर आ चुका था। ताया अब्बा बहुत गुस्से में थे। कोई चोर नहीं आया था। बिल्लियाँ घर के अंदर खिड़की से कूदकर आ गई थी, आपस में लड़ रही थी। काफ़ी शीशे की चीज़ें भी तोड़ दिए। दानिश की बात सुनकर ताया अब्बा उसके सामने खड़े हो गए। आखिरी बार बता दो मुझे। वह कहने लगा, अब्बा, अब मैंने क्या किया है? ताया अब्बा कहने लगे, तुम्हारा रवैया मैं अलमीरा के साथ देख रहा हूँ। अगर तुम्हें यह रिश्ता इतना ही बोझ लग रहा था तो तुम भी अपनी मनमानी कर लो। शायद मैं गलत था जो ये समझ बैठा कि तुम ज़ियान जैसी नहीं हो, मगर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है तुम में और उसमें। वह कुछ नहीं बोला, नज़रें झुकाए खड़ा रहा। बताओ मुझे, मेरी भतीजी के साथ रहना चाहते हो या नहीं? अब्बा प्लीज़ बैठ जाइए, इतना गुस्सा मत करें। मुझे नहीं पता था कि अलमीरा आपके साथ नहीं गई, वरना मैं दोस्तों में ना जाता, सीधा घर आ जाता। जैसे ही अम्मी का कॉल आया मैं घर आ गया था। अगर तुम हमारे साथ जाते तो अलमीरा भी साथ जाती, मगर नहीं। तुम्हें शायद उसे बीवी मुतारिफ़ करवाते हुए बुरा लग रहा है। ताया अब्बा बुलंद लहजे में बोले थे।
ऐसा कुछ नहीं है अब्बा, आइंदा आपका शिकायत का मौका नहीं मिलेगी, वह नज़रें चुराते हुए बोला था। उसी वक्त लाइट भी वापस आ गई। कई शीशे के गुलदान टूटे पड़े थे। ताई अम्मा कहने लगी, सत्यानाश जाए इन बिल्लियों का, पूरे घर का हशर बिगाड़ के रख दिया। फिर मुझसे कहने लगी, बेटा जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं अपने कमरे में चली, वॉशरूम में जाकर मुँह धोया। जब कमरे में आई तो दानिश कमरे में आ चुका था। मैंने अपना तकिया उठाया और ज़मीन पर रख दिया। अलमीरा तुम बेड पर सो जाओ, हिचकिचाते हुए उसने कहा था, लेकिन मैं चुपचाप ज़मीन पर लेटकर आंखें बंद कर चुकी थी। अगली सुबह मेरी आंख देर से खुली थी। दानिश जा चुका था, सब लोग वापस भी आ चुके थे। रात का खाना खाने के बाद काफ़ी देर में ताई अम्मा के पास ही बैठी रही। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। रात 1 बजे ही कमरे में गई थी। दानिश अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। मैंने तकिया उठाया और ज़मीन पर लेट गई। जैसे ही मैंने आंखें बंद किए, दानिश कहने लगा, अलमीरा 1 कप कॉफ़ी बना कर लाओ, सर में बहुत दर्द है। मैंने कहा, मेरी बनाई हुई चीज़ आपको पसंद नहीं आती, फिर शायद मेरे काले हाथों से बनी कॉफ़ी आपको और भी बस जायका लगे। मेरी बात सुनकर कहने लगा, आज बस जायका पीने का मूड है, उठो और कॉफ़ी बना कर लाओ। मैंने कहा, मेरा मूड नहीं है। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अगर ज़ियान तुमसे कहता तो तुम फ़ौरन से उसे कॉफ़ी बना कर दे देती है ना। उनकी बात सुनकर मुझे तो जैसे आग लगी थी। मैं उठकर बैठ गई। वह बेड के ग्राउंड से टेक लगाए बैठे था, मुझे ही देख रहा था। अपना लैपटॉप रख चुका था। मैंने कहा, आज के बाद मेरे सामने ज़ियान का नाम मत लीजिएगा। वह मुस्कराया था। मुझे लगा शायद मेरी जगह वो तुम्हें कॉफ़ी का कहता तो तुम मना नहीं करती। दिल की बात होती है, बाज़ लोगों के लिए इनकार करना मुश्किल हो जाता है। जिसकी अहमियत ना हो उसकी बात को वैल्यू नहीं होती, चाहे रिश्ता कितना ही करीब का क्यों ना हो। उसकी कट और लहजे में मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई। कॉफ़ी बनाई और कप लाकर शायद टेबल पर रख दिया। एक घूंट पीते ही कहने लगा, उफ़, अपने जैसी कॉफ़ी बनाने के लिए तो नहीं कहा था तुमसे, एकदम कड़वी है, ज़रा मिठास नहीं। मैंने कॉफ़ी जानबूझकर कड़वी ही बनाई थी। मैंने कंधे उचकाए और कहा, इसलिए मैं कह रही थी कि मेरी बनाई काली कड़वी कॉफ़ी आपको अच्छी नहीं लगेगी। मैं अतीका थोड़ी हूँ, उसके हाथ में बनी कॉफ़ी आपको हर हाल में मीठी ही लगती। मेरी बात पर उनके माथे पर बल पड़े थे। कॉफ़ी का कप पटक कर उन्होंने साइड टेबल पर रखा। मुझे बड़े गुस्से से देखने लगे। मैंने कहा, आज वो बहुत प्यारी लग रही थी, पिंक सूट में है ना। आज वो अपने हाथ से बनाई हुई खीर ऊपर देकर गई थी। शादी के बाद पहली बार उसने मीठा बनाया था। मेरी बात शायद दानिश को चुभ गई थी। कहने लगा, शटाप अलमीरा। वो गुस्से से बोला। मेरा लहजा भी सख्त हुआ था। क्यों, क्या हुआ, बुरा लग रहा है? ऐसे मुझे भी लगता है दानिश साहब। यह कहकर मैं लेटने लगी। अलमीरा बेड पर आओ। उनकी बात पर मेरे अंदर जैसे आग लगी थी। क्या समझ रखा था मुझे? उनकी ज़द खरीद भी, जब चाहा ज़मीन पर पटक दिया, जब चाहा अपने पास बुला लिया। एक शख्स के हाथों का खिलौना बन चुकी थी, लेकिन हर एक का नहीं बन सकती थी। इसलिए मैं खामोशी से लेटी रही। वो फिर से बोले, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? मैंने कहा, जी नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे मेरी औकात में रहने दें तो बेहतर है। वह उठकर मेरे पास खड़े हो गए। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हें यूँ ज़मीन पर सुलाने का, बस इस वक्त दिमाग बिल्कुल आउट था। कह दिया जो मुंह में आया था। उठो यहाँ से, बेड पर आकर लेट जाओ, कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। मैंने कहा, जी नहीं, मुझे यहीं सोना है। मेरी झटाई पर कहने लगे, तुम उठ रही हो या मैं ज़बरदस्ती उठाऊँ? मैं लेटी रही कि मुझे ये ज़बरदस्ती उठा नहीं सकते। मैं मुतमईन थी, मगर अगले ही लम्हे उन्होंने मुझे सोचने का मौका नहीं दिया था। अपनी गोद में भर लिया। मैं बिल्कुल ही ये तवक्का नहीं कर सकती थी। ये क्या कर रहे हैं आप? तब तक वो मुझे बेड पर लेटा चुके थे। उफ, बहुत भारी हो भाई। अपने दोनों हाथों को दबाकर यूँ बोले जैसे पता नहीं मैं कितनी भारी हूँ। फिर बेड पर लेट गए। मैंने करवट दूसरी जानिब कर ली और बेड के बिल्कुल किनारे पर खिसक कर चली गई। मुझे ज़बरदस्ती का कोई शौक़ नहीं था। इतना किनारे पर लेटे हुई तो गहरी नींद में जाते ही धड़ाम से बेड से नीचे गिरोगी। नुकसान तुम्हारा ही है, इसलिए आराम से लेटो। उनकी बात सुनकर मैं सोचने लगी, ये अभी तक सोए क्यों नहीं थे, मुझे ही क्यों देख रहे थे। मुझे कुछ खौफ सा महसूस हो रहा था। फिर मैं कुछ ही देर में सो गई। मेरी आँख उस वक्त खुली जब कमरे में रोशनी फैल चुकी थी। मुझे लगा जैसे कोई मुझे खुद से पीछे करने की बड़ी आहिस्तेगी से कोशिश कर रहा है। मैंने मूंदी मूंदी आंखें खोली तो बुरी तरह हड़बड़ाई थी। शायद नींद में मैं अपनी टांग और बाजू दानिश पर रख चुकी थी। मुझे वैसे भी नींद में होश नहीं रहती थी, बहुत गहरी नींद सोती थी।
मैं फटाफट से पीछे हटी। वैसे इंसान को एटलीस्ट सोने की तमीज़ होनी चाहिए। सोती कहाँ हो, पहुँचती कहाँ हो। शायद तुम में ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है। मैं शर्मिंदा हुई थी। मैं फ़ौरन से उठकर बैठ गई। सॉरी, मैं वो एक्चुअली शर्मिंदगी के मारे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बात कैसे करूँ। ओके ओके ठीक है। मैं जल्दी से बेड से नीचे उतर गई। फ़ौरन से कमरे से बाहर जाने लगी, मगर बौखलाहट में पाँव गुलदान से टकराया था जो अलमारी के कोने में रखा हुआ था। अगले ही लम्हे वो ज़मीन बोस हुआ था। चलो जी, शुरू हो गई तुम। दानिश की आवाज़ पर मैंने मज़ीद नर्वस हुई थी। मैंने जल्दी से बैठकर गुलदान के टूटे हुए टुकड़े उठाने शुरू किए। तब तक वो मुझ तक पहुँच चुके थे। उसे उठाकर मेरे कपड़े निकाल देना, मुझे ऑफिस जाना है। मैंने इस बात में सर हिलाया था। जल्दी से गुलदान के टुकड़े बास्केट में फेंके और कपड़े निकालकर बेड पर रखकर बाहर चली गई। ताई अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नाश्ता मुझे अकेले को ही बनाना था। मैंने ऑमलेट बनाया। जब दानिश तैयार होकर बाहर आए तो मैं नाश्ता लगा चुकी थी। चुपचाप माथे पर बल डाले उन्होंने नाश्ता किया था, फिर ऑफिस चले गए। उनकी प्लेट में आधा ऑमलेट बाकी था। मैंने सोचा अपने लिए क्या अलग से बनाऊँ, यही लगा लेती हूँ। लेकिन पहले ही निवाले पर होश ठिकाने आए थे। नमक बहुत तेज़ डाल गया था। मगर हैरत की बात यह थी कि दानिश ने कुछ नहीं कहा। मुझसे वो ऑमलेट खाया नहीं गया था। इतना कड़वा था, मगर वो चुपचाप खा गए थे। मुझे खुद पर अफसोस हुआ था कि क्यों मुझसे गड़बड़ हो जाती हैं। अब आकर मुझे बातें सुनाएंगे। खाना बनाते हुए मैंने नमक, मिर्च, हल्दी सबके डब्बे उठाए और ताई अम्मा के कमरे में ले जाकर उनके बेडरूम पर रख दिए। सामने एक प्लेट रख दी। ताई अम्मा, आप इस प्लेट में मुझे मसाले डाल दें, वरना मुझसे गड़बड़ हो जाएगी। ताई अम्मा मुस्कुराने लगी। फिर मुझे बता बता कर मसाले डालें। इस बार सब कुछ परफेक्ट डला था। मैं बहुत खुश थी। पहली बार मुझसे खाना बिल्कुल ठीक बना था। शाम को मैं कमरे में आ गई, नहाकर कपड़े बदल लिए। अभी अपने गीले बालों को कंघी कर रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने दानिश को देखकर मैं घबराई थी। जल्दी से अपना बेड पर रखा दुपट्टा खुद पर लिया। बौखलाहट के मारे रेशमी दुपट्टा भी सर पर ठीक से नहीं टिका पा रही थी। वो मेरे पास आ गया। इतनी घबराई क्यों हो मुझसे? मुझे देखते ही परेशान क्यों हो जाती हो? तैयार हो जाओ, आज हमारा डिनर मेरे दोस्त की तरफ है। दानिश की बात पर मैं कुछ हैरान हुई थी। काफ़ी आराम से बात कर रहा था। मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। अपने बालों का जोड़ा बना कर रही थी जब वो मेरे कमरे में आया। पूछने लगा, हो गई रेडी? मैंने कहा, जी बस जोड़ा बना लूँ। वो मेरे पास आ गया, मेरे हाथ को पीछे किया और मेरे बालों को खोल दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे बाल इतने लंबे और हसीन भी हैं। खुले रहने तो अच्छे लग रहे हैं। मैं उनकी तारीफ़ पर नज़रें झुका गई। हम लोग एक बंगले में गए थे जहाँ और भी बहुत सी फैमिलीज़ आई थी। दानिश सबसे मेरा तारुफ करवा रहा था। सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और मेरी भी उसी तरह से रिस्पेक्ट भी कर रहे थे। तभी मैंने वहाँ आए हुए मेहमानों में ज़ियान को भी देखा था, मगर वो अकेला आया था। उसे देखते ही मैंने नज़रें बदल लिए। वो भी इस शख्स से मिल रहा था जिसने दावत दी थी। मैं चंद ख़वातीन के साथ बैठ गई, उनसे बातें करने लगी। उनमें से कुछ ख़वातीन कहने लगीं, अब मुझे दानिश से काफ़ी छोटी लगती हैं। मैंने कहा, जी। दूसरी खातून कहने लगी, वैसे अगर एज डिफरेंस ज़्यादा हो तो आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप नहीं होती। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों को आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। उसी वक्त खाने के लिए वेटर्स बुलाने लगे। सब ख़वातीन उठकर जा चुकी थी। उससे पहले कि मैं उठती, ज़ियान मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा, कितना झूठ बोलना पड़ता है तुम्हें लोगों पर यह साबित करने के लिए कि तुम अपने से 11-12 साल बड़े शख्स के साथ बहुत खुश हो। इसका अंदाज़ा मजाक उड़ाने का था। मैंने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जब तुम अपने से 1 साल बड़ी बीवी के साथ खुश रह सकते हो तो मैं क्यों खुश नहीं रह सकती? मैं बहुत खुश हूँ और शुक्र भी अदा करती हूँ कि मुझे दानिश जैसे हस्बैंड मिले। कम अज़ कम किसी को चीट करने की आदत नहीं है। उनके अपने मकसद के लिए किसी को यूज़ नहीं करते, मर्दों की तरह सामने आकर बात करते हैं। छुपकर बुज़दिलों की तरह अफेयर नहीं चलाते हैं और सबसे बड़ी खूबी उनमें यह है कि बदले की खातिर दूसरों को धोखा नहीं देते। और ये बात मुझे दानिश में बहुत पसंद है। एक बार अतीका ने कहा कि वो उनसे मोहब्बत नहीं करती तो दूसरी बार उन्होंने उसे मुंह में भी नहीं लगाया। वरना लोग तो दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं, झूठी मोहब्बत का नाटक करते हैं। ऐसी घटिया हरकतें तो मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। वह तब के रह गया। कहने लगा, बहुत हो गया, ज़ुबान संभाल के बात करो अलमीरा। उसी वक्त दानिश मेरे पास आए थे। ज़ियान को देखकर कहने लगे, ये तुम मेरी बीवी से किस अंदाज से बात कर रहे हो? ज़ियान कहने लगा, ये मेरी कज़न भी लगती है। और वो कहने लगे, लेकिन मेरा रिश्ता ज़्यादा अहमियत रखता है और मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मेरी बीवी के नाम लो। आज के बाद भाभी कहा करो अलमीरा को, समझे ना?
दानिश का लहजा बहुत सख्त था। पहली बार मैंने ज़ियान को घबराते हुए देखा था। फिर वो उठकर चला गया। फिर दानिश मेरे बराबर में ही बैठ गया। कहने लगा, खाना तो ठीक से खाया है ना तुमने? मैंने कहा, हाँ जी, खा लिया। खाना मैं वैसे भी खा चुकी थी। वापसी पर जब हम घर आए तो नीचे के पोर्शन से सीढ़ियाँ ऊपर की जानिब चढ़ते हुए ज़ियान और अतीका के कमरे से लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। तुम क्यों संजीदगी से काम नहीं करते? यूँ तो गुजारा नहीं हो सकता ना। जब देखो आए दिन तुम फैक्ट्री ही नहीं जाते हो। अतीका का लहजा बुलंद था। तो तुम भूखी तो नहीं मर रही हो ना? खाना तुम्हें मिल रहा है ना? देखो, मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो। पहले ही मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। ज़ियान शुरू से ही लापरवाह था, इसलिए आज भी चचा यही कह रहे थे कि अगर उसने लापरवाही ख़त्म ना की तो मैं इसको नहीं पालूंगा। जाकर नौकरी ढूंढे। जितने तुम्हारे अखराजात हैं तुम नौकरी पे गुजारा ही नहीं कर सकते। वह दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। अपने कमरे में आकर मैंने कपड़े बदल लिए। चुपचाप बेड पर लेट गई। दानिश कुछ देर बाद ही कमरे में दाखिल हुआ था। मुझे यूं बेड पर लेटा देखकर कहने लगा, चेंज भी कर लिया इतनी जल्दी? मैं कुछ घबराई थी। मैंने फ़ौरन से आंखें बंद कर ली। वो मेरे बाजू पर हाथ रख चुका था। अलमीरा। मैंने यूं आंखें बंद की जैसे सो चुकी हूँ। दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। कहने लगा, सो भी गई इतनी जल्दी? कुछ देर बाद कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी सो रही है। थोड़ा सा नींद में मैं फ़ायदा उठा लेता हूँ। चाहिए इसे क्या पता चलेगा। ये कहते हुए मुझे लगा जैसे उसने मेरे पेट पर हाथ रखे। मेरे हाथ पीछे कर दिए। मैं सोई नहीं हूँ, इसलिए अपनी हद में रहें। वह खिलखिलाकर हंसा था। बस यही जानना था कि तुम सो रही हो या नहीं। बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसने मेरे बाजू पे हाथ रखकर मेरा रुख अपनी जानिब किया। कहने लगा, जागते हुए का फ़ायदा उठा लेता हूँ, मुझे कौन सा मना है? मैंने कहा, मुझसे दूर रहें, मुझे आपके पास नहीं आना। लेकिन वो मेरे तकिए पर सर रख चुका था। कहने लगा, मजबूरी है, अब्बा की बात भी तो माननी है ना। कह रहे थे मेरी भतीजी को बहुत ख्याल रखा करो। रखना तो पड़ेगा ना। ये कहते हुए मेरा क्लेचर उतार चुका था। मैंने कहा, दानिश प्लीज़ मुझ पर एहसान मत करें। वह कहने लगा, नहीं नहीं, एहसान तो करना पड़ेगा ताकि तुम्हें ये ज़िंदगी सज़ा ना लगे। मैंने कहा, नहीं, छोड़ दे मुझे। मैं वैसे भी आपको पसंद नहीं हूँ, काली हूँ। हाँ, पसंद तो बिल्कुल नहीं हूँ, यह बात तो तुमने बिल्कुल सच कही है। लेकिन पसंद तो मैं भी तुम्हें नहीं हूँ। नफ़रत करती हो मुझसे। यह कहते हुए मुझे अपने अंदर समेटने लगे। दानिश, छोड़े मुझे। मैं उसके सीने पर हाथ रख चुकी थी। छुड़वा सकती हो तो छुड़वा लो। मैं अपने माँ बाप का बहुत फर्माबरदार हूँ, उनका हुक्म नहीं टाल सकता। आज के बाद तुम्हें अपनी ज़िंदगी सज़ा नहीं लगेगी। मैंने कहा, जब आपको मैं अच्छी नहीं लगती तो क्यों मेरे पास आए हैं? बहुत बोलती हो यार, और बहुत कड़वा बोलती हो। सबसे पहले तुम्हारे लहजे में मिठास भरनी पड़ेगी। यह कहकर वो मेरे होठों को अपने दस्तरस में ले चुके थे। जिस अंदाज से दानिश ने रात को मेरी तारीफ़ की थी, सारी शिकायतें दूर होने लगी थी। कहते, तुम्हारी पाकिज़गी, तुम्हारी शराफत, तुम्हारा अनमोल हुस्न है। अलमीरा, तुम अतीका से कहीं ज़्यादा हसीन हो, क्योंकि तुम्हें ख़ानदान की इज़्ज़त रखनी आती है। तुम मेरी वालिदा को बहुत अहमियत देती हो। जानती हो, अम्मी तुम्हारी तारीफ़ करते हैं और अतीका की चची से बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि वो अपनी अहमियत मनवाना चाहती है। उनकी अहमियत को मानने को तैयार ही नहीं है। कहती है घर पर वो अपनी मर्ज़ी चलाएगी। कल तक ये बहस उनके घर पर झगड़े का सबब थी। आज उसे ज़ियान की कम तनख्वाह बुरी लग रही है, और ज़ियान वो एक नानसरेसा नौजवान है। उसे ज़हनी तौर पर मैच्योर होने में अभी वक्त लगेगा। तुम देख लो, मोहब्बत का बुखार 20 दिन में उतर भी गया। अब दोनों एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे हैं। दोनों में ही सब्र नहीं है, पैशन नहीं है। दोनों को ही सब कुछ अपनी मर्ज़ी का चाहिए। वो शायद ठीक कह रहा था। मेरी कई गलतियों पर ताई अम्मा मुझे सिर्फ समझाती थी, और मैं उन्हें अहमियत भी तो बहुत देती थी, क्योंकि बड़ी तो वही थी। उनसे पूछे बगैर मैं कभी माँ से भी मिलने नहीं गई थी। हालांकि उन्होंने कभी मना नहीं किया था, लेकिन मैं उन्हें हर चीज़ में अहमियत देती थी। ताई अम्मा बनना क्या है, आप बताएं, आपकी पसंद पकाऊंगी। लेकिन अतीका को शायद अपनी खूबसूरती पर कुछ ज़्यादा ही जाम था। वो अपनी बादशाहत चाहती थी। वो घर पर भी इसका वही हाल था। सब चीज़ें अपनी मर्ज़ी से सेट कर रखी थी, क्योंकि ना तो मैंने कभी इख्तलाफ किया था, ना अम्मी ने। लेकिन चची ऐसी नहीं थी। अपने घर में हर चीज़ अपने मुताबिक रखती थी, इसलिए दोनों की ही नहीं बन रही थी। एक बार चची ऊपर भी आई, अम्मा से बैठी, अतीका की बुराइयाँ कर रही थी, अपनी मनमानियाँ करना चाहती है। मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं थी। पता नहीं ज़ियान को इसमें क्या अच्छा लग गया। सब गोरी रंगत पर ही क्यों मर मिटते हैं। मुझे तो शुरू से अलमीरा पसंद थी, क्योंकि अहमियत देती थी, रिश्तों को समझती थी। उसकी नज़र में तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। और ज़ियान जो कल तक अतीका पर मरता था, अब कहता है कि ज़िंदगी का बहुत गलत फ़ैसला कर लिया। इससे तो अच्छी अलमीरा थी, एक टॉफ़ी पर भी खुश हो जाती थी।
उसके लिए जो कुछ लेकर आऊँ इसका मेयार ही नीचे नहीं उतरता। बार बार कहती है सिर्फ फैक्ट्री में काम करने से गुजारा नहीं होगा, कुछ और भी करो, तुम्हारी तनख्वाह कम है। ताया अब्बा से कहो कि तुम्हारे पैसे बढ़ाएं। दोनों ही जज्बाती हैं, पल में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। अब आप अलमीरा को ही देख लें, दानिश कितनी छोटी है और कितनी लापरवाह होती थी, और अब देखें आपका पूरा घर संभाल रखा है। किसी भी फंक्शन में चली जाएं आपके पास बैठी रहती हैं। ताई अम्मा कहने लगी, मैंने तो शुक्र किया, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। इंसान का अच्छा अखलाक उसे मज़ीद खूबसूरत बना देता है। माशाअल्लाह से मेरी अलमीरा बेहद खूबसूरत है। तैयार होती है तो दानिश भी नज़रें पलटना भूल जाता है, उसे तैयार होना आता है। फिर कहने लगी, शहनाज कुछ तो तुम्हें भी अपना आप मारना पड़ेगा, तभी घर बचेगा। अब मुझे ही देख लो, मैंने शुरू में अलमीरा की कई गलतियों को नज़रअंदाज किया, उसे डांटना नहीं। फिर तुम्हारे भाई साहब ने दानिश को बहुत समझाया था, घर बसाना सिर्फ एक लड़की और लड़के का काम नहीं होता, सास और ससुर का भी होता है। वह कहने लगी, फिर भी दानिश बहुत समझदार है, लेकिन ज़ियान बहुत जज्बाती है। अब 3 दिन से दोनों के बीच लड़ाई हुई है और अतीका अपने माँ के घर जाके बैठ गई हैं। ज़ियान कहता है मैं नहीं मनाऊंगा, उसे खुद आएगी, और वो कहती है कि मैं नहीं आऊँगी जब तक कि ज़ियान उससे माफ़ी नहीं मांग लेता। मैंने नीचे भाभी से भी बात की है तो भाभी खुद परेशान है, कहती है मैं क्या करूं। मैं तो इससे भी कई बार कह चुके हैं कि शादी अपनी पसंद की थी तो जाओ घर भी बसाओ, लेकिन ज़िद करके बैठी हुई है कि वो आएगा माफ़ी मांगेगा तभी जाएगी, और ज़ियान अपनी जगह जीत करके बैठा हुआ है। चची वापस जा चुकी थी। मैं ताई अम्मा से इजाज़त लेकर नीचे चली गई। देखा तो अतीका अपने कमरे में बैठी रो रही थी। मेरी वालिदा मुझे देखकर मेरे पास आ गई, मेरी नज़र उतारने लगी, कहने लगी माशाअल्लाह से पहले से बहुत प्यारे लगने लगी हो। मैंने कहा दानिश बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। मेरी बात पर अतीका ने मेरी तरफ देखा था, फिर नज़र चुरा गई। जब से हमारी शादी हुई थी पहली बार मैंने अतीका के बराबर में बैठी थी। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हें, यहाँ क्यों बैठी हो। कहने लगी तुमसे मतलब मेरी ज़िंदगी है। मैंने कहा ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती, हमारे साथ जुड़े हुए रिश्तों की भी होती है। हमारे माँ बाप भी हम पर हमारी ज़िंदगियों का पूरा हक़ रखते हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने हमें पाला होता है, हमारी खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ दी होती हैं, इसलिए उनकी इज़्ज़त रखना भी हमारा फ़र्ज़ है, और दूसरों को अहमियत देने से अपनी ही अहमियत बढ़ती है। वह कहने लगी तुम्हें तो ऐसी बातें आएंगी, शौहर लाखों कमाता है, इकलौती बहू हो, सर पर भी कोई ख़ास जिम्मेदारी नहीं है, मैं सबसे बड़ी बहू हूँ, ऊपर से ज़ियान एक नॉन सीरियस इंसान नहीं है, उसके अंदर एफ़र्ट करने की कोई एबिलिटी नहीं है, वो आज में जीता है, कल के बारे में सोचता ही नहीं है, एक नंबर का जज्बाती किस्म का इंसान है। मैंने कहा ये तो तुम भी पहले भी जानती थी। कहने लगी पहले की बात और होती है, शादी के बाद पता चलता है कि कौन कैसा है। मैंने कहा अगर मोहब्बत की है तो फिर अब उसका साथ भी दो। कहने लगी बस यही एक ताना रह गया है मेरे लिए जिसे मैं सुनती रहूं, तुम मेरी जगह होती तो तुम्हें पता चलता। मैंने कहा शुक्र है मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ, क्योंकि दानिश बहुत अच्छा है, मेरे माँ बाप को रिस्पेक्ट करता है और मैं उसके माँ बाप को रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर वो ज़रा सा भी मुझे कुछ कह दे तो ताया अब्बा उसे कटहरे में खड़ा कर देते हैं कि तुम होते कौन हो मेरी भतीजी को कुछ कहने वाले। और जानती हो क्यों? क्योंकि आज तक मैंने कभी ताई अम्मा और ताया अब्बा की बात नहीं टाली। यहाँ भी आती हूँ तो पूछ कर आती हूँ और इजाज़त लेकर आती हूँ। जब वो दोनों मेरे पास हैं तो फिर उनका बेटा मेरा कैसे नहीं हो सकता। अपने माँ बाप के सामने वह लड़ता झगड़ता नहीं है और मुझसे बार बार कहता है कि तूने दोनों मेरे वोट अपने हाथों में ले रखे हैं, इसलिए तुम्हारी चलती है। तुमने तो चची और चचा के साथ भी बनाकर नहीं रखी, वरना वो ज़ियान को समझाते और बड़ी बात मैं नहीं कहती। लेकिन अगर ये तुम्हारी जगह होती तो ज़ियान की कम तनख्वाह पर भी गुजारा कर लेती, क्योंकि दानिश के मकाम तक पहुँचने में 10 साल चाहिए। मोहब्बत तुमने ज़ियान से की और उसके अंदर दानिश को तलाश कर रही हो, तो वो तुम्हें ज़ियान के अंदर कभी नहीं मिलेगा। मेरी बात पर अतीका का रंग उड़ा था, फिर नज़रें चुरा गई। कहने लगी वह भी तो मेरे अंदर तुम्हें तलाश करता है। कहता है वह एक टॉफ़ी पे मान जाती थी, रात के 3 बजे भी कहता तो चाय बना कर देती। तुम हसीन नहीं हो, तुम सिर्फ नखरे दिखाने आते हैं, बात बात पर तुम्हारी बात करता है। ये कहते हुए आंसू बहा रही थी। मैंने कहा कितनी अजीब बात है ना, सारे ख़ानदान से लड़कर तुम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की, अहमियत दी, और तुम दोनों की बातों में या तो मैं हूँ या दानिश है। लेकिन सच बताऊँ, हमने बड़ों की इज़्ज़त रखी, बड़ों का मान रखा, और आज हमारी ज़िंदगी में और हमारी बातों में तुम दोनों कहीं नहीं हो। ना दानिश के दिल में तुम हो, ना मेरे दिल में ज़ियान। इसलिए मेरा तुमसे मशवरा है कि ज़ियान बहुत ज़िद्दी है, बहुत ढीठ है,
और ये तुम जानती हो, अगर अपना घर बचाना चाहती हो तो नीचे जाओ, चची से माफ़ी मांगो, चची और चचा की खिदमत करो। चची बहुत अच्छी हैं और 10 साल का इंतज़ार भी करो, आहिस्ता आहिस्ता ही वो मैच्योर होगा अपनी उम्र के हिसाब से। मेरे शौहर को अपने शौहर के अंदर तलाश करना छोड़ दो, जो है उसे अपनाओ, क्योंकि ये तुम्हारा अपना फ़ैसला था। मैके में आकर बैठना हल नहीं है। अगर तुम्हारी वजह से अब्बा की तबीयत ख़राब हुई तो याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर मैं ऊपर आ गई थी। अपना आप बड़ा बड़ा लग रहा था, काफ़ी समझदारी दिखाई थी, लेकिन मैं जानती थी कोई ना कोई गड़बड़ तो मुझसे हो ही जाएगी। अब वही हुआ था। रात को जब दानिश आया तो गुस्से से मुझे घूर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैंने क्या किया। सीधा कमरे में चला गया। हालांकि कुछ देर ताया अब्बा और ताई अम्मा के पास बैठा था। फिर अलमीरा अलमीरा पुकारने लगा। मैं गई तो अपनी शर्ट मुझे दिखा रहा था, जहाँ लिपस्टिक का निशान था। सुबह उसकी शर्ट का बटन टूट गया था। मैंने बटन लगाया और धागे अपने मुंह से तोड़ा था। अब मुझे क्या पता कि लिपस्टिक का निशान लग जाएगा। कहने लगा, इतनी शर्मिंदगी उठाई है मैंने पूरे स्टाफ के सामने। अब्बा भी खड़े थे और चचा भी। सोचो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तुमने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। मैंने कहा आपको ही जल्दी थी, फटाफट करो, अब जाना से देर हो रही है। फिर आप ही कहते हैं कि सुबह उठते ही खूबसूरत लगा करो। दानिश ने मेरे आगे हाथ जोड़े। तुम जैसी हो ना वैसी ही बहुत अच्छी लगती हो। मुझे खुदा के लिए सुबह सुबह ये लिपस्टिक मत लगाया करो। एक तो नीयत ख़राब होती है और दूसरी शर्ट।